हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी गद्य साहित्य की व्यंग्य विधा पर, क्योंकि हमारा आज का लेसन है भेड़े और भेड़िए, जो एक व्यंग्य प्रधान रचना है जिसकी रचना हरिशंकर परसाई जी ने की है। हरिशंकर परसाई जी हिंदी गद्य साहित्य के प्रमुख व्यंग्य रचनाकार हैं। लेकिन व्यंग्य क्या है, इसको देखना हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है। इसके बाद हम कहानी स्टार्ट करेंगे। हिंदी पद्य साहित्य का विवेचन करते समय हमने आपको बताया था कि पद्य साहित्य कैसे अलग अलग धाराओं में अलग अलग युगों में होते हुए आगे बढ़ी और आज हम उसके आधुनिक काल में प्रवेश कर चुके हैं। इसी तरह हिंदी साहित्य की जो दो प्रमुख विधाएं हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, उसमें से जो गद्य साहित्य है यह भी अनेक रूपों में लिखा जाता है। हिंदी गद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं जिसमें अक्सर आप बचपन से परिचित हैं कहानी और उपन्यास से। लेकिन हिंदी गद्य साहित्य में केवल कहानी और उपन्यास ही नहीं लिखे जाते। मुख्य रूप से 17 प्रकार की रचनाएं हिंदी गद्य साहित्य में की जाती हैं, जिसमें से व्यंग्य भी उसका एक प्रकार है। हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं को हम इस रूप में देख सकते हैं। ये हमने आपके लिए लिख कर रखा है प्रमुख विधाओं के नाम। इसको आप देख पा रहे होंगे। इसमें मुख्य रूप से 17 प्रकार की रचनाओं का उल्लेख है, रचना विधियों का, जिसमें कहानी, एकांकी, उपन्यास, समीक्षा, रेखाचित्र, संस्मरण, एकांकी, यात्रा वृत्तांत और इन सभी के साथ साक्षात्कार, जिसे हम भेंटवार्ता भी कहते हैं, संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र, पत्र साहित्य एवं रिपोर्टाज। रिपोर्टाज कहते हैं रिपोर्टिंग को, जो पत्रकार किसी घटना या किसी विशेष विषय वस्तु की रिपोर्टिंग करते हैं उसे हिंदी में रिपोर्टाज कहा जाता है। और इसी के साथ एक अन्य विधा है जिसे हम व्यंग्य विधा कहते हैं। व्यंग्य विधा मुख्य रूप से अंग्रेजी के सटायर शब्द का हिंदी रूपांतर है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि जो व्यंग्य रचना है वह मुख्य रूप से किसी घटना या व्यक्ति विशेष या किसी व्यवस्था पर करारा चोट करने वाली ऐसी रचना है जिसमें हम उसके दोषों को सीधे शब्दों में अभिव्यक्त ना करके उल्टे या टेढ़े शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। यूरोप में डिवाइन कॉमेडी जो दाते द्वारा लिखी गई है, वो एक ऐसी ही रचना थी जिसमें मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग किया गया था। इनके साथ ही साथ मार्क ट्वेन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तथा एंटन चेखव ने भी इस विधा में अपना योगदान दिया है। इनकी भाषा को भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। मार्क्स और लेनिन, इनका व्यंग्य तो पूरी व्यवस्था पर चोट थी, पूरी व्यवस्था को परिवर्तित करने वाली थी। हिंदी व्यंग्य विधा एक ऐसी विधा है जिसमें किसी बात को सीधे न रख करके किसी व्यवस्था पर या किसी व्यक्ति विशेष पर जब हमें चोट करनी होती है तो हम उसे उल्टे या टेढ़े शब्दों में कहते हैं। और इस विषय में सबसे अच्छी परिभाषा आचार्य द्विवेदी जी की है। आचार्य द्विवेदी जी के शब्दों में सुनिए, व्यंग्य वह है जहां कहने वाला अधरोष्ठ में हंस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो, और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बना लेता हो। उपहासास्पद मतलब उपहास का पात्र बना लेना, यानी कहने वाला व्यंग्य वह श्रेष्ठ होता है जिसमें कहने वाला हंसकर अपनी बात कहे, सुनने वाला सुनकर तिलमिला जाए और फिर भी प्रतिक्रिया करने का साहस न कर पाए, क्योंकि यदि वह प्रतिक्रिया करेगा तो वह और भी ज्यादा उपहास का पात्र बनेगा। तो हिंदी में व्यंग्य रचना को इसी प्रकार का महत्व प्राप्त है। पद्य साहित्य में आप पहले से देखते आ रहे हैं कबीर की वाणी किस प्रकार सामाजिक व्यवस्था पर कुठाराघात करती थी। आगे चलकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी वही शैली अपनाई और स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी वाणी को जो तेज धार दी वो व्यंग्य की धार ही थी, जिसके द्वारा उनकी कविताओं में वो तीखापन व्यंग्य का देखा जा सकता है। परंतु हिंदी गद्य साहित्य में इसका विकास स्वतंत्रता के बाद ही देखा जाता है। हिंदी गद्य साहित्य में व्यंग्य को एक विधा के रूप में स्थापित करने वाले श्रेष्ठ साहित्यकार हमारे लेसन के रचनाकार माने जाते हैं, जिनका नाम हरिशंकर परसाई है। इनके जीवनी के बारे में एक शॉर्ट नोट आपको प्राप्त हो चुका है। इनके विषय में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि इन्होंने
आजीवन व्यवस्था के साथ संघर्ष किया, लेकिन अपने स्वाभिमान को कभी छोड़ा नहीं। और साथ ही साथ इन्होंने हिंदी में व्यंग्य विधा को एक साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। इनके साथ ही साथ डॉक्टर श्रीलाल शुक्ल का नाम भी उल्लेखनीय है। उन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम आज चर्चा करेंगे अपनी कहानी भेड़े और भेड़िए के विषय में। भेड़े और भेड़िए यह एक ऐसी कहानी है जिसमें विषय बनाया गया है हमारे आज के लोकतंत्र को। आज के लोकतंत्र में जो मत प्रणाली है उसको आधार बनाकर यह कहानी रची गई है, जिसमें जो भेड़े हैं शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी भेड़े, वो सीधी साधी जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि भेड़िए शोषक वर्ग का प्रतीक हैं, उन राजनीतिक दलों का या उन नेताओं का प्रतीक हैं जो व्यवस्था पर पूरी तरह अधिकार करके बैठे हुए हैं। जो उनके चमचे हैं उन्हें सियारों के रूप में दर्शाया गया है कि कैसे वह उन भेड़ियों को जीत दिलाने के लिए चुनाव के दौरान रंग बदल करके आते हैं और अंततः सीधी साधी भेड़ें जो होती हैं वो उनका शिकार हो जाती हैं, उनकी चाल में फंस जाती हैं और अपने प्रतिनिधि को ना चुनकर, अपने जनप्रतिनिधि को ना चुन करके उन्हीं भेड़ियों को पुनः चुन लेती हैं। इस प्रकार भेड़े और भेड़िए कहानी आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात है, जिसको बड़े ही सीधे और सरल रूप में एक कहानी के द्वारा हरिशंकर परसाई जी ने प्रस्तुत किया है। हरिशंकर परसाई जी ने खुद कहा है कि सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता है। इनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख आपको पीडीएफ द्वारा प्राप्त हो चुका है। इनकी कृतियों में आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे कि कैसे इन्होंने व्यंग प्रधान रचनाएं ही लिखी हैं, चाहे वह कहानी है, चाहे वह उपन्यास है, चाहे उनका संस्मरण है। इनको विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। भेड़े और भेड़िए कहानी हरिशंकर परसाई जी की एक ऐसी रचना है जो हमारी आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खोल करके रख देती है। जब मनुष्य सभ्य होता है तो सभ्यता के उच्च स्तर पर आकर सोचने लगता है कि हम ऐसी कौन सी व्यवस्था अपनाएं जिसमें सबका हित हो। इसी विचारधारा को आधार बनाकर उन्होंने एक वन प्रांत का चित्रण किया है कि कैसे वन प्रांत में जो जानवर होते हैं, जब वो सुनते हैं कि मनुष्य बड़े सभ्य हो गए तो वो भी कहते हैं चलो हम अपने वन में भी ऐसा ही एक लोकतांत्रिक प्रणाली का विकास करेंगे जिससे सभी को समान अधिकार मिल सके और ऐसे जनप्रतिनिधि चुने जाएं जो जनता के लिए ही उनके हित में अपना कार्य करें। परंतु क्या ये संभव हो पाता है? क्या ऐसी व्यवस्था वन प्रांत में बनाई जा सकी? उसका आरंभ कैसे होता है और उसका अंत कैसे होता है? अंततः सुव्यवस्था आती है या अव्यवस्था आती है? इस सारी बातों का हम चर्चा, इन सभी विषयों पर हम चर्चा कहानी के द्वारा धीरे धीरे करके जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी इसकी चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे। कहानी का पहला चरण हम अपनी अगली कक्षा में शुरू करेंगे। कहानी का मुख्य उद्देश्य ही है जनता को जागृत करना, ताकि जनता ये समझ सके कि हमें वोट किसको देना है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारा संरक्षण कौन कर सकता है, हमें कैसे नेताओं को चुनना है, हमें किस प्रकार नेताओं के जालों से खुद को आजाद करना है और किस प्रकार एक सही जनप्रतिनिधि को चुनना है। क्योंकि कभी कभी भीड़ उसी ओर चली जाती है जहां भीड़ में एक संदेश प्राप्त होता है और उस संदेश के पीछे वो चली जाती है। जनता को भीड़ के रूप में भी दिखाया गया है और जनता को दिखाया गया है कि कैसे वो कितना भी सूझबूझ के साथ अपना निर्णय ले, लेकिन अंततोगत्वा राजनीतिक दलों के चालों का शिकार बन जाते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था मुख्यतः लोकतांत्रिक व्यवस्था ना होकर उन्हें निरंकुश हाथों में चली जाती है, जिन्हें बार बार शासन करने की आदत होती है। शासन व्यवस्था को कैसे परिवर्तित किया जाए, निरंकुश शासन व्यवस्था को कैसे परिवर्तित किया जाए और एक ही दल या एक ही समाज के पास शासन न रहे, आगे चलकर जनता स्वयं अपना निर्णय ले कि हमें वोट किसको देना है, कौन हमारे लिए उचित है, कौन हमारे लिए अनुचित है।
इसी बात को आधार बनाकर जन जागृति के लिए, जनता को जागृत करने के लिए हरशंकर परसाई जी ने ये कहानी लिखी है। इस कहानी की चर्चा हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए